हेलो स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आज से मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर सिमर सिंह आपको इंग्लिश के हर चैप्टर की, जो भी आपके फर्स्ट फ्लाइट और आपकी जो सेकंड बुक है इंग्लिश की, उसके दोनों की समरीज आपको एक एक चैप्टर की, पर चैप्टर की शॉर्ट समरी आपको बताएंगे। जैसा कि आपको पता होगा, आपके इंग्लिश का जो पेपर है वो 15 से है। इंग्लिश का जो बोर्ड का एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ाम इज़ फ्रॉम 15th ऑफ फरवरी। सो हम एक एक चैप्टर करके हर चैप्टर की समरी निपटाएंगे। तो आज हम शुरू करेंगे ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और भी वीडियोस बनाने के लिए। तो अब हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारा चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। और उससे पहले लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी और आप अपना 100% टाइम अपनी पढ़ाई को डिवोट कर रहे होंगे। तो मैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करता हूँ ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। तो बेटा देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो आपका चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले इसके पार्ट में हम पढ़ेंगे अ बेकर फ्रॉम गोवा, जो कि जो स्टोरी है वो गोवा पे बेस्ड है कि गोवा में कैसे जो बेकर हैं उनका क्या काम रहता है। गोवा के बेकर्स में गोवा में जो बेकर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल टाइम में क्या बोलते थे, क्या अभी भी वो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। दूसरी जो हम स्टोरी पढ़ेंगे वो है कूर्ग के बारे में, जो एक छोटा सा स्टेट है, जो एक छोटा सा, एक्चुअली स्टेट तो नहीं बोलूंगा, जो एक छोटा सा एक रीजन है कर्नाटका में, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तीसरी जो स्टोरी पढ़ेंगे वो हमें असम लेके जाएगी। अब असम में अ टी फ्रॉम असम। अब जैसा कि आप लोग जानते होंगे और नहीं जानते तो ये समझ लीजिए कि असम में टी बहुत ही फेमस है। तो उसमें दो हमारे कैरेक्टर्स होंगे, उन कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग जानेंगे, कैसे उनकी जर्नी रही, कैसे उन्होंने असम को पूरी तरीके से हमारे सामने राइटर ने दिख जो है रखा है। हम शुरू करते हैं अपनी पहली स्टोरी से, जिसका नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो बेटा सबसे पहले तो मैं, आप जैसा देख पा रहे होंगे, बेकर फ्रॉम गोवा। तो मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा, मैं लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन करूंगा। जो मैंने ये समरी लिखी है, ये समरी मैंने खुद से बनाई हुई है, मेरी ओन मेड है। And in this summary I will explain you line by line and with the meanings of the difficult words. So like what you can see from here is the meaning of the difficult words is written. So मैं आपको difficult words के meaning भी बताता रहूंगा और हम लोग बाइलिंगुअल रखेंगे, इंग्लिश और हिंदी। जहां मेरे को लगेगा कि मेरे को इंग्लिश में एक्सप्लेन करना, मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगा। मोस्टली मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आपको, ताकि आपको समझ में आए। और मैंने ये समरी जो लिखी है, इसमें कई अच्छे वर्ड्स भी लिखे हैं, ये आप अपने आंसर्स में भी यूज कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम था हमारा ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। तो उसमें जो हमारा पार्ट 1 है वो है बेकर फ्रॉम गोवा। अब सर बेकर क्या होता है? सर ये बेकर क्या होता है, बेकर क्या चीज है? बेटा बेकर होता है कोई ऐसा पर्सन जो कि बेकरी की शॉप पे काम करता है, जो कि बेकरी की शॉप पे काम करता है। अब सर बेकरी की शॉप क्या होता है? जैसे ये आपकी पेस्ट्रीज, केक्स, जो भी ये सब वगैरह बनाते हैं ना, उनको हम कहते हैं बेकर्स। और जो इनकी शॉप पे काम करते हैं उनको कहते हैं बेकर्स, और बेकरी की शॉप होती है। तो अब हम गोवा में कैसे बेकरी का रोल रहता था, क्या बेकर का काम रहता था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इस स्टोरी का राइटर कौन है? तो दिस स्टोरी इज रिटन बाय ल्यूसियो रॉड्रिग्स। तो सबसे पहले इस स्टोरी को लिखा है ल्यूसियो रॉड्रिग्स ने, हु टॉक्ड अबाउट गोवा व्हिच वाज वंस रूल्ड बाय द पोर्टुगीज। तो बेटा सबसे पहले तो हम जो है इस स्टोरी में क्या पढ़ेंगे, गोवा के बारे में पढ़ेंगे। और गोवा पहले के जमाने में, बहुत पहले के टाइम में, गोवा किससे रूल किया जाता था, कौन रूल करता था गोवा पे? पोर्टुगीज। जो हमारे पोर्टुगीज थे वो गोवा पे रूल करते थे। ये तब की स्टोरी है। Due to this reason, the people of the region are swayed by the Portuguese culture. तो इसमें हमको एक नया वर्ड मिला, स्वेड। स्वेड मीन्स होता है इन्फ्लुएंस, किसी से जिसका असर होना। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग इन्फ्लुएंस हुए, फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप लोग मेरे पढ़ाने के तरीके से इन्फ्लुएंस हुए, तो उसको हम कहेंगे स्वेड। तो कह रहा है ड्यू टू दिस रीजन द पीपल ऑफ द रीजन आर स्वेड बाय द पोर्टुगीज कल्चर। तो क्योंकि ये जो गोवा था, गोवा को पहले कौन रूल करता था? पोर्टुगीज, पोर्टुगीज के पीपल। तो इसी रीजन की वजह से जो वहां के पीपल थे, गोवा के जो पीपल थे, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, इनके ऊपर असर पड़ा था पोर्टुगीज कल्चर का। ये लोग पोर्टुगीज कल्चर को फॉलो करते थे। बेकिंग वॉज द कन्वीनियंट प्रोफेशन ऑफ द गोवन पीपल एंड द बेकर्स वर नोन एज पैडर्स देयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि बेकर्स को हम क्या बोलते हैं गोवा में? बेकर्स को हम क्या बोलते हैं गोवा में? तो क्या बोलते हैं? पैडर्स।
बेकर्स को हम पैडर्स बोलते हैं, ये याद रखिएगा। और बेकिंग एक कन्वीनियंट प्रोफेशन है गोवन पीपल का। कन्वीनियंट मींस नॉर्मल, जो कि नॉर्मल लाइफ में जैसे हम लोग नॉर्मल लाइफ जीते हैं, नॉर्मल लाइफ में हम लोग अपनी वर्किंग करते हैं, वैसे ही गोवन पीपल के गोवा में गोवन पीपल का जो प्रोफेशन था वो क्या था, बेकिंग, या हम कह सकते हैं एज अ बेकर वो लोग काम करते थे। दिस स्टोरी पर्टिकुलरली रिवॉल्व्स अराउंड द बेकर्स लिविंग इन द गोवन विलेज। ये तो हमारी स्टोरी है जो मैं पार्ट 1 आपको बता रहा हूँ, बेकर फ्रॉम गोवा। ये स्टोरी रिवॉल्व करेगी पर्टिकुलरली अराउंड द बेकर्स, जो बेकर्स जो है रहते हैं गोवन विलेज में, गोवा के विलेजेस में, उनके लाइफ के अराउंड ये स्टोरी रिवॉल्व करेगी। The author mentioned how people in old times ate loaves of bread which were baked in large furnaces. अब जो ऑथर है उसने इस स्टोरी में हमें यह बताया है कि कैसे जो पीपल थे ओल्ड टाइम्स में, पुराने जमाने में, मॉडर्न टाइम्स, सॉरी ओल्ड टाइम्स में, मॉडर्न टाइम तो अभी का हो गया, ओल्ड टाइम्स में पहले के टाइम में कैसे वो लोग लोव्स ऑफ ब्रेड खाते थे। अब सर ये लोव्स ऑफ ब्रेड क्या होता है? अब जैसे आप लोग फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे आप लोग आज कैसी ब्रेड खाते हो जो कि स्क्वायर शेप में होती है, सॉर्ट ऑफ एक स्क्वायर शेप में होती है या रेक्टेंगुलर शेप कह सकते हो, जो एक इस टाइप की ब्रेड आप खाते हो, इसको हम कहते हैं लोव्स ऑफ ब्रेड। होता क्या है बेटा, मोस्टली आपकी ब्रेड इस शेप में आती है, सॉर्ट ऑफ ओवल शेप में, उसको ये लोग कट करते हैं पीसेस में, लोव्स में कट करते हैं, उसको लोव्स में कट करके ये वाली शेप दी जाती है। तो वही ऑथर हमको कह रहा है कि ऑथर मेंशन यहां पे कर रहा है कि कैसे जो पीपल हैं वो ओल्ड टाइम्स में प्यार करते थे, अच्छा लगता था उनको क्या खाना, लोव्स ऑफ ब्रेड, ब्रेड के टुकड़े जो होते हैं, ब्रेड के जो लोव्स होते हैं, विच वर बेक्ड इन लार्ज फर्नेंसेस। फर्नेंसेस होता है बेटा भट्टी, तो जिनको की बड़ी बड़ी भट्टियों में जो है बेक किया जाता था। पहले तो ये ब्रेड का पीस हो गया, उसको ये कट करते थे, इस ब्रेड के पीस को कट करने के बाद इसको बड़े बड़े फर्नेंसेस में, बड़ी बड़ी भट्टियों में ये उसको बेक करते थे। द पेडर्स वुड कम टू सेल दोज लोव्स इन द स्ट्रीट ट्वाइस अ डे। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी 1 मार्क क्वेश्चन में, जैसे आपके पास कोई अगर मान लीजिए एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गया। अब एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में कभी कभी ये पूछ लेता है कि पैडर कितनी बार आता था दिन में। तो बेटा पैडर कितनी बार आता था अपने उस लोव्स को सेल करने के लिए गोवा में? 2 बार, एक बार तो जाते टाइम सुबह, एक बार शाम को रिटर्निंग टाइम, ठीक है। तो वो उस स्ट्रीट में, उन गलियों में या उन कॉलोनियों में कितनी बार जाता था? ट्वाइस अ डे, 2 बार, एक दिन में 2 बार। एंड वुड मेक अ जिंगलिंग साउंड विद द बैम्बू whenever they arrived। अब उनके आने का पता कैसे चलता था, वहां गोवन पीपल को उनके आने का पता कैसे चलता था? तो बेटा वो क्या करते थे, एक जिंगलिंग साउंड प्रोड्यूस करते थे। क्या करते थे? जिंगलिंग साउंड प्रोड्यूस करते थे गोवा के पीपल, सॉरी ये जो गोवा के बेकर्स हैं, जिंगलिंग साउंड प्रोड्यूस करते थे। अब सर जिंगलिंग साउंड प्रोड्यूस करने के बाद उनको पता कैसे चलता था? जैसे वो बाहर आए तो पीपल को पता चल जाता था कि वो, जैसे उनके पास एक बैम्बू की स्टिक रहती थी। अब वो आते कैसे थे मैं आपको बताता हूं। उनके पास एक बैम्बू की स्टिक रहती थी, उस बैम्बू की स्टिक पे, जैसे एक बैम्बू की स्टिक हो गई, उसके ऊपर उन्होंने अपने ये जो बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं या जो इनकी ब्रेड्स हैं उनको रख लिया। जैसे वो आते थे अपने बैम्बू से एक जिंगलिंग साउंड प्रोड्यूस करते थे, जिससे कि पता चल जाता है कि वो आ गए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल जैसे आज हम अपने घरों में रहते हैं, बाहर अगर कभी चाट वाला आता है तो उसकी एक आवाज होती है कि वो एक आवाज प्रोड्यूस करता है जिससे हमें पता चल जाता है कि चाट वाला आया है। तो इसीलिए वहीं से हमको पता चल गया है, यहाँ पे भी जो हमारा बैम्बू वाला है वो जिंगलिंग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, जिससे हमें पता चल जाता है, वहां के बच्चों को पता चल जाता था, वहां के बड़े बुजुर्गों को पता चल जाता था कि बैम्बू वाला जो है ब्रेड बेकर आया है। He further added how the villagers enjoyed eating the loaves and bread bangles brought in basket for children by these bakers during his childhood। यहाँ पे ही कौन है? ही यहाँ पे हमारे राइटर। तो राइटर हमें आगे क्या बताते हैं कि कैसे जो हमारे विलेजर्स हैं, जो वहां के गोवा के जो विलेजर्स थे, कैसे उनको बहुत ही अच्छा लगता था, वो एंजॉय करते थे इन ब्रेड लोव्स को खाना, और जो बड़े लोग थे वो ब्रेड लोव्स खाते थे। और दूसरी चीज क्या बनती थी? ब्रेड के बैंगल्स बनते थे, सर्कुलर बैंगल्स बनते हैं। जैसे आपने बैंगल्स देखा है ना, बैंगल्स जैसे जो हम लोग हाथों में पहनते हैं अपने, जैसे सॉर्ट ऑफ जो गर्ल्स पहनती है बैंगल्स अपने हाथों में, तो वैसे ही बैंगल शेप में एक ब्रेड होती थी जो कि मीठी मीठी होती थी, स्वीट होती थी, इट इज स्वीट इन कलर। तो क्या होता था कि द ब्रेड बैंगल्स आर ब्रॉट बाई चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन क्या रहते थे? चिल्ड्रन वहां पे इंतजार करते थे, वेट करते थे इस बेकर के आने का, कि वो बेकर आए और वो लोग अपने ये जो ब्रेड बैंगल्स हैं, ब्रेड बैंगल्स जिनको वो लोग खा सकते हैं, जिनको वो जो उनको अच्छे लगते थे, उनको वो लोग परचेज या ब्रॉड कर पाए, ठीक है। तो बड़े जो वहां पे जो बड़े थे, बड़े लोग थे, वो क्या खाते थे? लोव्स ऑफ ब्रेड। और जो आपके चिल्ड्रन थे उनको क्या पसंद था? ब्रेड बैंगल्स। अच्छा मैंने यहाँ पे एक चीज मेंशन नहीं की है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जो चिल्ड्रन थे
चिल्ड्रन ये बोलते हैं कि जो चिल्ड्रन थे वहां के, उनके ये जो बेकर्स होते थे वो इनके फ्रेंड होते थे और इनको गाइड करते थे, गाइडेंस देते थे। वो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ब्रेड जो जब भी ये ब्रेड मेकर आते थे, जब भी ये ब्रेड बेचने के लिए आते थे, हमारे जो बेकर हैं, उनके आते ही जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा, जो हमारे चिल्ड्रन हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते थे। ठीक है। द ऑथर ऑल्सो डिस्क्राइब द स्पेशल अटायर ऑफ द बेकर्स कॉल्ड कबाई। वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो हमारे गोवा में रहने वाले जो बेकर्स हैं, उनकी जो अटायर क्या रहती थी? अटायर मींस होता है बेटा ड्रेसेस, ड्रेस। उनकी ड्रेस क्या रहती थी? तो उनकी ड्रेस कैसी रहती थी? वो पहनते थे एक ड्रेस जिसको हम कह रहे हैं कबाई, जिसको कबाई बोला जाता है। अब सर ये कबाई क्या होता है? तो आगे बढ़ते हैं। विच वॉज अ सिंगल पीस फ्रॉक दैट वुड रीच अप टू देयर नीज। ये एक सॉर्ट ऑफ फ्रॉक की तरह होता था, ये एक फ्रॉक की तरह होता था जो फ्रॉक उनके नीज तक पहुंची थी, घुटनों तक पहुंचती थी। तो ये याद रखिएगा कि ये जो कबाई है, कबाई ये लोग पहनते थे, और गोवा में बेकर्स को कहा क्या जाता था? पैडर्स। ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको एक्सप्लेन जो मैं कर रहा हूं वो क्लियर हो रहा है। नो, मूविंग फॉरवर्ड। बिसाइड्स ही आल्सो मेंशन हाउ बेकिंग बिकेम द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोफेशन अमंग पीपल इन गोवा। आगे वो क्या बताते हैं, हमारे जो ऑथर है वो आगे क्या बताते हैं कि कैसे जो ये बेकिंग है, कैसे ये बेकिंग का काम बहुत ही सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल प्रोफेशन बना, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बना। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉफिटेबल मीन्स फायदेमंद। कैसे वो फायदेमंद बना लोगों के लिए, कैसे लोगों ने उसको यूज कर करके अपना प्रोफेशन बनाया, और कैसे उसको अपना प्रोफेशन बना के उन्होंने पैसे से अर्निंग की। एंड मैनी बेकर्स लेड अ प्रॉस्पेरस लाइफ। और कैसे बहुत से बेकर्स ने एक प्रॉस्पेरस लाइफ, प्रॉस्पेरस मींस पीसफुल, कैसे पीसफुल लाइफ उन्होंने जी, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने बेकिंग को अपना एक प्रोफेशन बनाया और उस बेकिंग के प्रोफेशन से उन्होंने पैसे कमाए। दे हैव अर्नड मनी थ्रू दिस प्रोफेशन, and how they have led a prosperous means peaceful life through this profession. And their jackfruit like physical appearance was a valid testimony of their well-being. और जो उनका जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस था, जैकफ्रूट मींस कटहल। आपने कटहल देखा होगा, कटहल कितना मोटा होता है? कटहल मोटा होता है तो क्योंकि वहां के लोगों का भी जो अपीयरेंस था वो बिल्कुल जैकफ्रूट के जैसा था। जैकफ्रूट मींस वो भी थोड़े से मोटे ताजे थे। तो जो उनका मोटा ताजा अपीयरेंस था वो वैलिड टेस्टिमनी था। टेस्टिमनी मींस होता है बेटा एक प्रूफ था। टेस्टिमनी मींस एक, कहां गया पेन, आजा। टेस्टिमनी मींस होता है एक सॉर्ट ऑफ प्रूफ था, एक प्रूफ था कि जो यहां ये जो बेकिंग का प्रोफेशन है गोवा में, वो बहुत ही क्या है? प्रॉस्पेरस लाइफ देने वाला और बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोफेशन है, बहुत ही प्रॉफिट देने वाला है। ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बेकर फ्रॉम गोवा आपको समझ में आया होगा। ये शॉर्ट समरी थी, इसमें मैंने सब कुछ लगभग कवर कर लिया है जो क्वेश्चन बोर्ड से बन सकता है, बोर्ड में जो क्वेश्चन आ सकता है, मैंने मोस्टली वो चीज सारी कवर अप कर ली है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग भी बताए हैं, और मैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग में आपको क्या बताना चाहता हूं, आप ये वर्ड्स आपके, जैसे आपको इन्फ्लुएंस वर्ड कहीं यूज करना है तो आप इन्फ्लुएंस की जगह स्वैड वर्ड भी यूज कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको ये बेकर फ्रॉम गोवा समझ में आया है। अब आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट फिर से करना चाहता हूं कि प्लीज जितने भी लोग आप ये वीडियोस देख रहे हैं, ये जो भी वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं चाहता हूं अभी क्योंकि एग्जाम्स का टाइम है, तो जैसे आपका बेनिफिट हो रहा है वैसे और भी लोगों का बेनिफिट हो। तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड ग्रुप में। चलिए इसी अच्छी बात के साथ आगे चलते हैं। अब हम दूसरा जो पार्ट करेंगे इसी ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया में सेकंड पार्ट है। ग्लिम्सेस मींस बेटा होता है झलकियां, क्योंकि मेरे को याद है मेरे से एक बार एक दो बच्चों ने पूछा सर ग्लिम्सेस मींस क्या होता है? ग्लिम्सेस का मतलब होता है झलकियां। तो चलो अब ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया में हम सेकंड पार्ट पढ़ते हैं कूर्ग, जो कि कर्नाटका में बेस्ड है, हम कूर्ग के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें यहाँ पे यूजफुल हो सकती हैं। इन सब चीजों के बारे में हम अब आगे जानेंगे आगे वाली स्लाइड में। चलिए, कूर्ग इज अ स्टोरी रिटन बाय लोकेश एब्रोल। अब कूर्ग के राइटर कौन है? लोकेश एब्रोल। लोकेश एब्रोल ने इस कूर्ग की स्टोरी को हमको एक बहुत ही अच्छे वे में डिस्क्राइब करके दिया है। अब उसने उसमें क्या क्या डिस्क्राइब किया है? ही डिस्क्राइब्ड कूर्ग एज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। उसने, अब हमारे जो ऑथर है उन्होंने कूर्ग को क्या बताया है कि कूर्ग सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। कहां का? एक स्टेट है हमारे यहाँ का जो कि आप जानते होंगे कर्नाटका। कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है कूर्ग। द ऑथर सेड, अब ऑथर ने क्या बोला? कूर्ग और कोडागू
अब कूर्ग को उसने और क्या बोला हुआ है? कोडागु। कूर्ग को उसने कोडागु भी बोला हुआ है। कूर्ग और कोडागु इज अ ब्यूटीफुल प्लेस दैट इज लोकेटेड मिडवे बिटवीन मैंगलोर एंड मैसूर। अब जो कूर्ग है या कोडागु है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, बहुत ही सुंदर प्लेस है जो कि लोकेटेड है बिटवीन मिडवे। मिडवे मींस बीच में कहीं, बीच में कहीं मैंगलोर और मैसूर के। अब कर्नाटका में मैंगलोर और मैसूर दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में कहीं पे जो है सिचुएटेड है कूर्ग। द सिटी, द हेवनली सिटी हैज एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये जो हेवनली सिटी है, हेवनली मींस इस सिटी को इन्होंने बोला है स्वर्ग। ये जो इन्होंने सिटी बोला है कर्नाटका को, इस सिटी में जो ये जो कूर्ग है, कूर्ग को इन्होंने एक हेवन बोला है, एक हेवन बोला है कि एक स्वर्ग है ये एक तरीके से। हैज एवरग्रीन फॉरेस्ट, और इसमें क्या क्या है? एवरग्रीन फॉरेस्ट है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसीज हैं, और कॉफी के प्लांटेशन है, बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं जिनसे कि कॉफी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड मैनी टूरिस्ट थ्रॉन्ग टू दिस डेस्टिनेशन फ्रॉम सितंबर टू मार्च एवरी ईयर। अब यहाँ पे एक हम पहले डिफिकल्ट वर्ड का मीनिंग देख लेते हैं, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं कि इस लाइन का मतलब क्या है। अब कह रहा है मैनी टूरिस्ट थ्रॉन्ग टू दिस डेस्टिनेशन फ्रॉम सितंबर टू मार्च एवरी ईयर। थ्रॉन्ग का मतलब बेटा क्या होता है? लार्ज क्राउड ऑफ पीपल, या यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो विजिट, विजिट भी कह सकते हो थ्रॉन्ग को। तो लार्ज क्राउड ऑफ पीपल जो विजिट करते हैं, या लार्ज क्राउड ऑफ टूरिस्ट जो विजिट करते हैं इस डेस्टिनेशन को, कूर्ग को, उसके डेस्टिनेशन का टाइम क्या होता है? सितंबर टू मार्च, हर साल सितंबर से मार्च के बीच। द एयर ऑफ दिस रीजन इज फिल्ड विद कॉफी सेंट्स। अब जब आप यहां पे जाओगे ना कूर्ग में, देखो बेटा इसको इमेजिन करना कि जब आप कूर्ग में जाओगे तो यहाँ की जो एयर है, यहाँ की जो हवा है, जब आप यहाँ की हवा में सांस लोगे तो इस हवा में क्या होगा? कॉफी सेंट्स, आपको कॉफी की महक आएगी, क्योंकि मैंने ऊपर क्या पढ़ा था अभी कि यहाँ पे कॉफी के प्लांटेशंस मिलते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपकी एयर होगी उसमें कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना मंद मंद भीनी भीनी खुशबू, तो उसमें छोटी छोटी हल्की हल्की सी सॉर्ट ऑफ वहां पे स्मेल कैसी रहेगी? कॉफी सेंट्स की, कॉफी की स्मेल आपको उसमें दिखाई पड़ेगी। द पीपल ऑफ दिस रीजन आर वेरी इंडिपेंडेंट एंड हैव सम ग्रीक एंड अरेबिक कनेक्शन। अब वो कह रहा है यहाँ के जो पीपल हैं, कूर्ग के जो पीपल हैं, वो बहुत ही इंडिपेंडेंट है, मींस वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं अपने काम के लिए, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो अपना काम खुद से करते हैं। एंड हैव सम ग्रीक और अरेबिक कनेक्शन, और उनका कुछ ना कुछ ग्रीक कल्चर और अरेबिक कनेक्शन के साथ कनेक्शन है। अब ये हमें कैसे पता चलता है सर कि ग्रीक जो है कल्चर और अरेबिक कल्चर के साथ जो है इनका कनेक्शन है? अब आगे बढ़ते हैं। सिंस द टाइम अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी हैड सेटल्ड हियर परमानेंटली। अब हुआ क्या था? अब आपने सुना होगा अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में हिस्ट्री में। अब अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी, अलेक्जेंडर नहीं बच्चों, अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी वो एक बार क्या हुआ था, बोट के सहारे यहां पे आई थी, लेकिन उसके बाद वापसी का उनको रास्ता नहीं मिला था, तो उन्होंने क्या किया था? दे हैव सेटल्ड हियर परमानेंटली, द अलेक्जेंडर्स आर्मी हैव सेटल्ड हियर परमानेंटली। They settled here and married the local people, and the tradition continues to exist. Now what happened is, since the Alexander army को वापसी के लिए रास्ता नहीं मिला था, they didn't got the way to go back to their own country or own state. They settled here. वो लोग यहीं पे सेटल्ड हो गए थे, और उन्होंने यहीं के लोकल, कूर्ग के लोकल पीपल से शादी कर ली थी, और उसके बाद से ही ये ट्रेडिशन कंटिन्यू कर रहा है, ये ट्रेडिशन उसके बाद से एग्जिस्ट कर रहा है। द पीपल ऑफ कूर्ग वियर कुपिया, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, जो कूर्ग के पीपल हैं वो क्या पहनते हैं? कुपिया। अब सर कुपिया क्या होता है? विच इज अ लॉन्ग ब्लैक कोट दैट इज क्वाइट सिमिलर टू द वंस वॉर्न बाय अरब्स। अब अरेबियंस जो पहनते हैं, जो अरेबियन कल्चर में रहने वाले लोग जो पहनते हैं एक ब्लैक कोट, उसी से मिलता जुलता एक सेम सॉर्ट ऑफ वो एक ब्लैक कलर का कोट पहनते हैं लॉन्ग सा, जिसको इन्होंने क्या बोला? कुपिया। और यहां से हमें पता चलता है, अभी हमने पढ़ा था ना कि इनका कनेक्शन किससे है? ग्रीक और अरेबिक कनेक्शन है, ग्रीक और अरेबिक कल्चर से इनका कनेक्शन है। तो ग्रीक कल्चर कैसे पता चला? कि अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी वो यहां पे आके रुक गई थी, और उसके बाद से ही उन्होंने यहीं पे रुक गए, यहीं पे सेटल हो गए, और यहीं के लोग लोकल पीपल से शादी कर ली थी। अच्छा, अब हमें अरेबिक कल्चर के बारे में कैसे पता चला बेटा? कि जो कूर्ग के लोग थे वो क्या पहनते थे? कुपिया। कुपिया क्या होता है? लॉन्ग ब्लैक कोट, जो कि अरेबिक कल्चर में अरब्स लोग भी पहनते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बिसाइड्स द कुर्गी पीपल आर वेरी ब्रेव, जैसा कि ऊपर भी पढ़ा था कि कुर्गी पीपल जो है इंडिपेंडेंट है। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि कुर्गी पीपल बहुत ही ब्रेव भी है। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रेजिमेंट्स इन द इंडियन आर्मी इज द कूर्ग रेजिमेंट। अब इंडियन आर्मी में भी कूर्ग का ही डंका बज रहा है, क्योंकि एक सबसे सिग्निफिकेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो रेजिमेंट है। अब सर रेजिमेंट क्या होता है? परमानेंट यूनिट ऑफ एन आर्मी टिपिकली
कमांडेड बाय ए ल्यूटिनेंट कोलोनल। एक सॉर्ट ऑफ आर्मी की एक यूनिट होती है, आर्मी की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, उनमें ये क्या है, रेजिमेंट। तो आर्मी की एक यूनिट होती है जो कि परमानेंट यूनिट होती है, उसको हम कहते हैं रेजिमेंट। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं इंडियन आर्मी में, जो कि कूर्ग रेजिमेंट के करते हैं। कूर्ग के ही लोग इंडियन आर्मी में हम ज्यादातर देख पाएंगे। Notably, the first Indian commander-in-chief of the Indian Army was General Cariappa, who hailed from this beautiful place. अब देखिए कितनी प्यारी बात लिखी है कि इंडियन कमांडर इन चीफ, इंडिया के जो पहले कमांडर इन चीफ थे इंडियन आर्मी के, इंडियन आर्मी के जो पहले कमांडर इन चीफ थे जिनका नाम था जनरल करियप्पा, वो भी हेल्ड, हेल्ड मींस यहां से ही ओरिजिनेटेड, हेल्ड मींस ओरिजिनेटेड, जो कि सिचुएटेड कहां करते थे, वो भी यहीं से निकल के आए थे। फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल प्लेस मींस कूर्ग। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर हो गया। द हिली रीजन्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कूर्ग आर अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर फॉर द कावेरी रिवर। अब कावेरी रिवर में जो वाटर आता है उसका मेजर सोर्स, उसका जो मेजर सोर्स है, कहां से उनको ज्यादा से ज्यादा पानी मिलता है, तो कहां से मिलता है, हिली रीजन्स। ये जो हमारा कूर्ग है ना, ये सॉर्ट ऑफ हिली एरिया रहता है। जब भी आप कभी कूर्ग घूमने जाओगे, देखो बेटा मैं तो गया नहीं हूं, मैंने सुना है और जो मैं पढ़ रहा हूं यहाँ पे उसी से मैं बता पा रहा हूँ कि हिली रीजन है। अब हिली रीजन है तो वहां पे सॉर्ट ऑफ फॉगी फॉगी सा रहता होगा, वहां पे हर टाइम फॉगी फॉगी सा पूरा टाइम रहता होगा। तो जो हिली रीजन्स हैं कूर्ग के और जो फॉरेस्ट हैं कूर्ग के, वो एक मेजर सोर्स हैं वाटर के फॉर द कावेरी रिवर। कावेरी रिवर जो है उसका मेजर सोर्स ऑफ वाटर कहां से उसको मिलता है, हिली रीजन्स और फॉरेस्ट से, कहां के, कूर्ग के। विजिटर्स हु आर इंटरेस्टेड इन हाई एडवेंचर स्पोर्ट्स। अब देखो भैया, जो भी कूर्ग, कूर्ग जो एक जगह है बहुत ही प्यारी जिसको स्वर्ग बोला गया है, वहां पे एक बहुत ही हाई एडवेंचरस स्पोर्ट्स भी खेले जाते हैं। अलग अलग टाइप के स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे बंजी जंपिंग हो गया या पैराग्लाइडिंग हो गया, कई सारे स्पोर्ट्स होते हैं। तो विजिटर्स जिनको इंटरेस्ट रहता है हाई एडवेंचर स्पोर्ट्स में, ऐसे स्पोर्ट्स जिसमें एडवेंचर होता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया अभी आपको, पैराग्लाइडिंग और बंजी जंपिंग, तो ये सब जो स्पोर्ट्स होते हैं इनमें बहुत ज्यादा एडवेंचर होता है। कैन हैव फन एंड फ्रोलिक इन दिस फेस, इन दिस प्लेस। तो उनको बहुत ज्यादा मजा आएगा, फन होगा और फ्रोलिक, टू बिहेव इन अ प्लेफुल वे, और उनको बहुत ही अच्छा लगेगा, उनको ऐसा लगेगा कि वहां पे वो गेम कोई खेल पा रहे हैं या सॉर्ट ऑफ कोई एक बहुत प्यारा सा एक्सपीरियंस ले पा रहे हैं इस प्लेस में। एंड ऑल्सो एक्सप्लोर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स पर्टिकुलरली फाउंड इन दिस रीजन। अब इस रीजन में अलग अलग टाइप के एनिमल्स भी फाइंड किए जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के मंकीज भी फाइंड किए जाते हैं, अलग अलग टाइप के एनिमल्स फाइंड किए जाते हैं, उनको भी ये लोग एक्सप्लोर कर पाएंगे यहाँ पे आने के बाद लोग। तो बच्चों यहाँ पे कूर्ग की समरी खत्म होती है। हमने क्या देखा कूर्ग में बेटा, कूर्ग में हमने सबसे पहले ये देखा कि ये एक हेवन है जो कि मैसूर और मैंगलोर, जो दो आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं कर्नाटका में, उन दोनों के बीच में कहीं पे एग्जिस्ट करता है। इसमें कई टाइप के गेम्स जो है स्पोर्ट्स भी होते हैं जो कि एडवेंचरस स्पोर्ट्स होते हैं, और कई टाइप के एनिमल्स भी हम यहाँ पे फाइंड किए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने जानी कि इंडियन आर्मी में भी कूर्ग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि कूर्ग में से ही इंडियन आर्मी के ज्यादा से ज्यादा जो रेजिमेंट्स निकलते हैं वो इंडियन आर्मी से ही इंडियन आर्मी के लिए जो निकलते हैं वो कहां से निकलते हैं, कूर्ग से। और जो हमारे पहले कमांडर इन चीफ थे जिनका नाम था जनरल करियप्पा, वो भी कूर्ग से ही निकले थे। आई होप आपको कूर्ग समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की है कि मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम पोर्शन शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि देखो बेटा सिंपल सी बात है, अब आपके पेपर को एक हफ्ता रह गया है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप डीप दोबारा से जाके सारे चैप्टर्स पढ़ो। तो मैंने कोशिश की है एक प्रिसाइज वे में आपको छोटे से छोटी समरी देके सब कुछ उसमें कवर करना जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मोस्टली आप अगर क्वेश्चंस बनाओगे समरी को देखने के बाद तो आपके क्वेश्चन हर चैप्टर के बन जाएंगे, जैसे जैसे मैं चैप्टर आगे करवाता जाऊंगा। अब बच्चों हम आगे बढ़ेंगे, अब हम चलेंगे पार्ट 3 पे अपने। पार्ट 3 क्या कह रहा है बेटा, जैसा आप देख पा रहे हो, अ ट्री फ्रॉम असम। पहले हम कहां गए थे, पहले हम गोवा गए थे, पहले हमने गोवा घूम लिया, बेकर्स के बारे में जान लिया। फिर हम कहां पहुंचे, फिर हम कहां पहुंचे, कर्नाटका। कर्नाटका में हमने किसके बारे में देखा, कूर्ग के बारे में। अब कर्नाटका से सीधे मैं आपको कहां पे उड़ा के लेके चल रहा हूं, असम। अब आप कहोगे सर आप हमें घुमाते ही रहोगे। हाँ बेटा, जब तक ये चैप्टर चल रहा है तब तक घूमते रहो, उसके बाद फिर अपना घूमना रोक के उसके बाद अपनी पढ़ाई करना। चलो अब हम असम देखते हैं। अ टी फ्रॉम असम, सॉरी, चाय पीने का मेरा भी मन कर गया है इसको देख के। तो अ टी फ्रॉम असम। अब बेटा क्या कह रहा है, असम में क्या चीज सबसे फेमस है, टी। जैसा हमने देखा था कि गोवा में क्या चीज फेमस है, गोवा में हमारे बेकर्स, बेकिंग जो है सबसे फेमस है। अब यहां पे असम में क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, टी, चाय,
चाय जिसे बोलते हैं। तो हम ये पढ़ेंगे कि कैसे यहाँ पे दो फ्रेंड्स हैं जिनका नाम है, एक का नाम है राजवीर, एक का नाम है प्रांजल। कैसे वो लोग आपस में एक दूसरे से जो है कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं, कैसे वो लोग अपनी ट्रैवलिंग जो है शुरू करते हैं, कैसे वो टी प्लांटेशन को देख के खुश होते हैं, ये सब चीजें अब हम जानेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। टी फ्रॉम असम इज अ स्टोरी रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता। अरूप कुमार दत्ता जी इस टी फ्रॉम असार चैप्टर के या एक स्टोरी के राइटर है, या कह दें ऑथर है। द स्टोरी बिगेन, अब स्टोरी बिगिन कैसे होती है, शुरुआत कैसे होती है? द स्टोरी बिगेन विद टू फ्रेंड्स राजवीर एंड प्रांजल। देखो मैंने कहा था ना कि यहाँ पे दो फ्रेंड्स हैं, एक तो राजवीर है और दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नाम है प्रांजल। हु वर ट्रेवलिंग टू असम। अब ये दोनों लोग कहां ट्रेवल कर रहे हैं? असम ट्रेवल कर रहे हैं, असम जा रहे हैं दोनों लोग ट्रेन से। ऑन दियर वे दे बॉट फ्रेश टी फ्रॉम अ रोड साइड वेंडर एंड डिस्कस द स्पेशलिटी ऑफ दिस रीजन। अब क्या हुआ, जैसे हम लोग भी बैठे, देखो बेटा ट्रेन से जाते हैं, जब हम लोग ट्रेन से जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ट्रेन में जब हम लोग जा रहे होते हैं तो ट्रेन के बाहर चाय वाला चाय पूछने आता है, तो हम लोग भी चाय ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ये लोग ट्रेन से जा रहे हैं, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये लोग ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं असम। बेटा नहीं पैसे होंगे इनके पास प्लेन से जाने के लिए, तो ट्रेन से जा रहे हैं। ऑन दियर वे, अब जब ये आगे बढ़ रहे हैं तो इन्होंने क्या किया, बाहर कोई चाय वाला पूछने आया, इन्होंने बॉट मींस परचेज, खरीदी। उन्होंने फ्रेश टी खरीदी फ्रॉम अ रोड साइड वेंडर, वहीं स्टेशन पे कोई बेचने के लिए आया था। एंड डिस्कस द स्पेशलिटी ऑफ दिस रीजन, और फिर चाय की प्यारी प्यारी सी चुस्कियां लेते हुए इन्होंने क्या किया, उस रीजन की जो स्पेशल टी थी उसके बारे में डिस्कशन किया। As they sipped the hot steaming tea, Rajveer told Pranjal that over 80 crore cups of tea are being consumed every year throughout the world. अब बेटा क्या हुआ है कि जब ये लोग हॉट टी स्टीमिंग कर रहे हैं, हॉट स्टीमिंग टी मींस जो गर्मा गर्म चाय है जिसमें से धुआं निकल रहा है, उसको जब ये लोग सिप कर रहे हैं, चुस्कियां ले लेके पी रहे हैं, उस टाइम पे राजवीर प्रांजल से क्या बोलते हैं कि ओवर 80 करोड़ ऑफ कप्स ऑफ टी आर बीइंग कंज्यूम्ड एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। और राजवीर प्रांजल से कहता है तुम्हें पता है पूरा दिन में, एक दिन में 80 करोड़ कप ऑफ टी कंज्यूम पिया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। बेटा इसको देख के मैं भी शॉक्ड हो गया था, आपने सही सुना है, पूरे वर्ल्ड में एक दिन में 80 करोड़ कप ऑफ टी ड्रिंक की जाती है या कंज्यूम की जाती है। ये किसने बोला? राजवीर ने प्रांजल से। राजवीर थॉरली एंजॉयड द सीनिक ब्यूटी ऑफ असम। राजवीर जो कि पहली बार असम आ रहा है, क्योंकि प्रांजल जो है बेटा, हाँ एक चीज मैं बताना भूल गया, प्रांजल रेसिडेंट है किसका? असम का। ये ऑलरेडी असम में रहने वाला है। प्रांजल ने राजवीर को इनवाइट किया है असम में घूमने के लिए। राजवीर थॉरली एंजॉयड द सीनिक ब्यूटी ऑफ असम। अब राजवीर क्या है? राजवीर जो है वो एकदम अच्छी तरीके से ट्रेन से बाहर, खिड़की के बाहर देख रहा है और वहां की जो ब्यूटीफुल सीनरी है असम की उसको एंजॉय कर रहा है। अब असम की ब्यूटी में क्या क्या चीजें वो एंजॉय कर रहा है? कंसिस्टिंग ऑफ टी प्लांटेशन एंड बुशेस। कुछ टी प्लांटेशन लगे हुए हैं और छोटे छोटे बुशेस, बुशेस मीन झाड़ियां, कुछ झाड़ियां लगी हुई हैं। वाइल प्रांजल वॉज एनग्रोस्ड इन अ डिटेक्टिव बुक। और लेकिन प्रांजल क्या है, वो पूरी तरीके से एनग्रोस्ड है डिटेक्टिव बुक में, एक बुक पढ़ रहा है जो कि डिटेक्टिव बेस्ड है, क्योंकि जो प्रांजल और राजवीर हैं दोनों डिटेक्टिव सॉर्ट ऑफ डिटेक्शन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, इसीलिए लोग डिटेक्टिव बुक्स पढ़ते रहते हैं। अब यहाँ पे हमें वर्ड दिख रहा है एनग्रोस्ड। एनग्रोस्ड मींस क्या होता है? सो इंटरेस्टेड इन समथिंग दैट वन गिव इट ऑल हिज ऑल अटेंशन। किसी ऐसी चीज में ऐसे इन्वॉल्व होना कि आप अपना पूरा अटेंशन उसी चीज को दे रहे हो। अब प्रांजल पूरी तरीके से इन्वॉल्व था किसमें? डिटेक्टिव बुक में, क्योंकि वो तो देखो बेटा, प्रांजल तो पहले से ही आपका कहां पे रहता है? असम में रहता है, तो प्रांजल तो असम के बारे में सब जानता है। इंजॉय कौन कर रहा है? राजवीर, वहां की ब्यूटी को, असम की। लेकिन जो प्रांजल है वो क्या कर रहा है? वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, या पूरी तरीके से उसने अपना अटेंशन कहां दिया हुआ है? एक डिटेक्टिव बुक में। ठीक है। Rajveer further explained to Pranjal about Assam as a place that is famous for having the largest tea plantation. अब राजवीर क्या बोलता है प्रांजल से कि असम एक ऐसा प्लेस है, असम एक ऐसी जगह है जहां पे सबसे लार्जेस्ट टी प्लांटेशन हमको मिलेगा। सबसे ज्यादा अगर टी के प्लांट्स कहीं लगे हुए हैं, ऐसे प्लांट्स जहां से हम टी को निकाल सकते हैं, या ऐसा प्लांटेशन जहां पे जो है टी से रिलेटेड कोई प्लांटेशन है, वो सबसे ज्यादा कहां पे है? असम में। However, no one knows the origin of tea in the region. तो वो कहता है लेकिन किसी को आज तक ये नहीं पता है कि टी का ओरिजिन कहां से हुआ था इस रीजन में। इस रीजन में टी का ओरिजिन कहां से हुआ था ये किसी को भी नहीं पता है। तो आगे क्या होता है? आगे राजवीर प्रांजल को बताता है जो उसने स्टडी की है, क्योंकि एक्चुअली होता है क्या, राजवीर पूरी तरीके से स्टडी करके आया होता है। राजवीर का हमेशा से एक इंटरेस्ट रहता है कि मैं जहां भी जाऊं अच्छे से उसके बारे में रिसर्च करके जाऊं। तो वो क्या बताता है? सबसे पहले कि टी की दो ऐसी स्टोरीज हैं
दो स्टोरीज हैं टी के बारे में, एक चाइनीज लेजेंड है। लेजेंड यहाँ पे मतलब बेटा होता है स्टोरी। यहाँ पे लेजेंड मींस वो मत समझना जैसे एम एस धोनी एक लेजेंड बन गए, एम एस धोनी एक लेजेंड कैप्टन है, बहुत ही महान कप्तान है, या महान नहीं है। यहाँ लेजेंड का मतलब क्या है, एक स्टोरी। अब सर स्टोरी अगर है तो स्टोरी ही लिखते ना बेटा। लेजेंड का मतलब होता है एक ऐसी स्टोरी जिससे हमें कुछ सीखने को मिले, जो काफी सालों पहले हुई थी, और उस स्टोरी से हमें कुछ नई शिक्षा मिले, या कोई या उस स्टोरी से कुछ हमको सीखने को मिले। अब यहाँ पे सर क्या शिक्षाएं सीखने को मिल रहा है, अब देखते हैं। अकॉर्डिंग टू अ चाइनीज लेजेंड, एक चाइनीज स्टोरी क्या कहती है, अ फ्यू लीव्स ऑफ टी एक्सीडेंटली फेल इनटू अ पॉट ऑफ बॉइलिंग हॉट वाटर। एक्सीडेंटली मींस बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक। तो वो कहता है कि एक बार क्या हुआ था, एक चाइनीज स्टोरी ये बोलती है कि गलती से कुछ फ्यू लीव्स, कुछ पत्तियां, चाय की कुछ पत्तियां, एक बॉइलिंग कोई इनके महापुरुष थे चाइना के, वो कुछ वाटर बॉईल कर रहे थे, उसमें गलती से क्या हुआ, टी की कुछ लीव्स हैव एक्सीडेंटली फेल इनटू दैट हॉट वाटर। जो वो हॉट बॉइलिंग वाटर था, सम सॉर्ट ऑफ टी लीव्स फॉल इनटू दैट। द एम्परर, एम्परर मींस वहां का राजा, एम्परर मींस होता है चाइना में, चाइना में हम जैसे इंडिया में राजा यूज करते हैं वैसे वहां पे एम्परर यूज करते हैं। द एम्परर एंजॉयड द डिलीशियस फ्लेवर ऑफ द लिक्विड। अब जैसे ही वो पत्तियां गिरी उस हॉट वाटर में, तो जो हमारा एम्परर था उसने बहुत ज्यादा इंजॉय किया उसका जो डिलीशियस, बहुत ही अच्छा सा जो फ्लेवर आया उस लिक्विड का, उसने उसको बहुत ज्यादा इंजॉय किया। और वहां से ही, एंड दैट्स हाउ टी केम इनटू बीइंग, और वहीं से ही जो टी का है उसका ओरिजिन शुरू हुआ। ये तो थी पहली स्टोरी बेटा चाइना की, जिसमें क्या हुआ, वो वाटर को हॉट कर रहे थे, हॉट वाटर को बॉयल कर रहे थे, कुछ पत्तियां जाके पानी में गिर गईं, और उसको जब उस एम्परर ने पिया तो उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और ऐसे टी एग्जिस्टेंस में आई। अब राजवीर कहते हैं कि एक इंडिया की भी स्टोरी है, इंडिया से रिलेटेड भी स्टोरी है। अब इंडिया की स्टोरी सुनते ही ना यार, एक बार बताऊं, मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ जाता है, क्योंकि इंडिया में कुछ भी चीज होती है ना बहुत इंटरेस्टेड होती है। चलो पढ़ते हैं, देखते हैं यार इंडिया में क्या चीज हुई। फर्दर राजवीर मेंशन्ड हाउ एन इंडियन लेजेंड बोधि धर्म। अब इंडिया की जो स्टोरी है वो किस पे बेस्ड है, एक लेजेंड पे बेस्ड है, खुद एक लेजेंड पे बेस्ड है। यहां लेजेंड मींस है स्टोरी, लेकिन ये जो स्टोरी है वो खुद एक लेजेंड पे बेस्ड है जिसका नाम है बोधि धर्म। हु वाज अ बुद्धिस्ट मॉन्क, जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क था। मॉन्क मींस होता है बेटा सन्यासी, मॉन्क मींस होता है सन्यासी, जो सब कुछ त्याग चुका होता है, सन्यासी बन चुका होता है। तो बौद्धि धर्म के ऊपर ये एक स्टोरी बेस्ड है, इंडियन स्टोरी, जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क था। कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल अस्लीप ड्यूरिंग मेडिटेशन। उसने क्या किया था बौद्धि धर्म में, उसने अपनी आईलिड्स को, आईलिड्स होता है बेटा आपकी आंखों के ऊपर जो आईलिड्स होती है ना, बाल जो सॉर्ट ऑफ होते हैं, उसको कहते हैं आईलिड्स। उसने सॉरी, उसने क्या किया था, अपने आईलिड्स को कट ऑफ कर दिया था, काट दिया था, क्योंकि वो बार बार क्या हो रहा था, वो मेडिटेशन कर रहा था, वो ध्यान लगा रहा था, लेकिन वो ध्यान लगा नहीं पा रहा था, इसीलिए उसने क्या किया था, अपनी आईलिड्स को कट कर दिया था। अब क्या हुआ, उसने आईलिड्स को कट करके जमीन में फेंका। अब जमीन में फेंकते क्या हुआ, इन नो टाइम 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ हिज आईलिड्स। अब उसने जैसे ही जमीन में जो है फेंकी अपनी आईलिड्स, तो कुछ ही टाइम में, जस्ट कुछ ही टाइम में 10 टी प्लांट्स ग्रो आउट हो गए उसके आईलिड्स से। एंड व्हेन दीज लीव्स वर पुट इन हॉट वाटर इट हेल्प्ड इन बैनिशिंग स्लीप। और जैसे ही उन्होंने उन टी प्लांट्स को, जो टी प्लांट्स ग्रो अप हुए थे किससे, बौद्धि धर्म के आईलिड्स से, जब इन लीव्स को उन्होंने हॉट वाटर में डाला, उबलते हुए खौलते हुए पानी में डाला और उसको सिप लेके पिया, इट हेल्प्ड इन बैनिशिंग स्लीप। उसने नींद को बिल्कुल बैनिश कर दिया, गायब कर दिया। बैनिशिंग मींस वैनिश करना, गायब करना, ठीक है, गायब करना, ठीक है। यहां तक आई होप आपको समझ में आई होगी स्टोरी। आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, सून बोथ ऑफ देम अराइव्ड एंड एट मरियानी जंक्शन। अब क्या हुआ, जैसे ही ये लोग ये डिस्कस ही कर रहे थे, वो उसको ओरिजिन बता रहा था, वैसे ही ट्रेन के रुकने की आवाज आई। जैसे ट्रेन के रुकने पे स्क्वील ऑफ ब्रेक्स लगते हैं ना, तो जैसे ट्रेन रुकती है तो कुछ ब्रेक्स लगने की आवाज आती है, तो ट्रेन के रुकने की आवाज आई, और ये दोनों लोग कहां पहुंच गए, ये दोनों लोग पहुंच गए मरियानी जंक्शन, जहां पे इनको जाना था, जहां इनका स्टॉपेज था मरियानी जंक्शन, वहां पे लोग पहुंच गए। पिक्ड अप दियर लगेज। अब जैसे हम लोग भी करते हैं ना, जहां हम लोग को पहुंचना होता है वहां अगर ट्रेन पहुंच गई तो हम लोग अपना लगेज, अपना सामान उठाते हैं। उन्होंने भी अपना सामान उठाया एंड मेड दियर वे टुवर्ड्स धेकियाबारी टी स्टेट। और वहां से मरियानी जंक्शन पे जो हमारा राजवीर थे, जैसा मैंने आपको बताया ना कि जो प्रांजोल थे वो आसाम के रहने वाले थे। अब जब राजवीर और प्रांजोल स्टेशन पे पहुंचे तो प्रांजोल के जो फादर थे, जो कि इस धेकियाबाड़ी टी स्टेट के मैनेजर थे, मैनेज करते थे यहाँ पे, तो धेकियाबाड़ी टी स्टेट के जो मैनेजर थे वो वहां पे इनका वेट कर रहे थे। कौन, प्रांजोल के फादर।
प्रांजोल्स फादर, प्रांजोल के फादर यहाँ पे वेट कर रहे थे किनका, प्रांजोल और राजवीर के मरियानी जंक्शन पहुंचने का। जैसे ये दोनों लोग मरियानी जंक्शन पहुंचे, इन दोनों ने अपना लगेज उठा के नीचे रखा, तो इनके फादर वेट कर रहे थे। अब ये दोनों लोग प्रांजोल के फादर के साथ कहाँ गए, धेकियाबारी टी स्टेट। यहाँ पे इस स्टेट का मतलब क्या है, एक पूरा रीजन, एक पूरा कोई रीजन होता है या कोई प्रॉपर्टी होती है बेटा। एस टी स्टेट और इस स्टेट में यही फर्क होता है, इस स्टेट का मतलब होता है कोई रीजन या प्रॉपर्टी। तो धेकियाबारी टी स्टेट पे ये लोग पहुंचे। ऑन दियर वे, अब जब वो जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने क्या क्या देखा, दे सो बैचेस ऑफ टी प्लकर्स who draped plastic aprons with bamboo baskets hung on their backs as they plucked the newly sprouted leaves। अब क्या हुआ, जब वो जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने क्या देखा, कुछ बैचेस ऑफ टी प्लकर्स देखे। जैसे अगर आप आसाम, अगर आप नहीं गए हो तो आप कभी भी सॉर्ट ऑफ देखोगे तो आसाम में, आसाम अगर आपको कोई आसाम के बारे में बताता है या आपने अगर जीके में पढ़ा हो तो वहां पे कुछ टी प्लकर्स होते हैं। कैसे होते हैं, उन्होंने क्या पहना होता है, प्लास्टिक का एप्रन पहना होता है। ये जो टी प्लकर्स होते हैं ये टी की लीव्स प्लक करने, तोड़ने जाते हैं। तो वो क्या पहनते हैं, वो प्लास्टिक के एप्रन्स पहनते हैं और अपनी पीठ में बैम्बू बास्केट्स रखते हैं। जैसे प्लक करके फिर उन्होंने बैम्बू बास्केट में डाल लिया उसको, तो बैम्बू बास्केट रखते हैं अपनी पीठ पे और प्लास्टिक के एप्रन पहनते हैं एज दे प्लक्ड द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। और यहाँ पे जो नए सीजन में, यहाँ पे सीजन्स होते हैं, लीव्स के ग्रो होने के सीजन होते हैं। तो वो क्या कर रहे थे, नया जब सीजन आया और जो न्यूली स्प्राउटेड लीव्स आई, उनको वो क्या कर रहे थे, प्लग करके अपना जो बैम्बू है उसमें पीछे, बैम्बू की जो बास्केट है उसमें पीछे बार बार डाल रहे थे और बार बार उसमें रख रहे थे। प्रांजोल्स फादर हैड कम टू रिसीव बोथ ऑफ देम। अब जैसा मैंने अभी आपको बताया कि प्रांजोल के फादर उन दोनों को रिसीव करने के लिए आए थे स्टेशन पे। प्रांजोल्स फादर वाज अमेज्ड, अमेज्ड का मतलब होता है बेटा सरप्राइज्ड। प्रांजोल्स फादर वाज सरप्राइज्ड एट द राजवीर्स नॉलेज अबाउट टी प्लांटेशंस। राजवीर ने जो भी प्लांटेशन के बारे, टी प्लांटेशन के बारे में नॉलेज ली थी, उसको देखकर जो प्रांजोल के फादर थे वो बहुत ज्यादा सरप्राइज थे, अमेज्ड थे। When he heard the young boy mentioning the second flush or sprouting period of tea that yields the best tea, तो जब उन्होंने ये सुना कि राजवीर ने उनको एक चीज बताई है कि जो सेकंड फ्लश होता है, स्प्राउटिंग पीरियड दो होते हैं मैंने बताया, पहला स्प्राउटिंग पीरियड, दूसरा स्प्राउटिंग पीरियड। तो राजवीर ने क्या बताया, जो सेकंड फ्लश होता है, सेकंड पीरियड होता है, जो सेकंड स्प्राउटिंग पीरियड होता है टी का, उस टाइम पे अगर हम टी काटें तो उस टाइम की टी सबसे अच्छी टी मानी जाती है। उस टाइम की जो टी होती है, उस टाइम की जो टी लीव्स होती हैं, उनसे सबसे ज्यादा, सबसे अच्छी, सबसे टेस्टी टी बनती है। ठीक है। राजवीर फर्दर सेड दैट he was keen to learn more about the place from प्रांजोल्स फादर। अब राजवीर क्या बोलते हैं कि मैंने तो अपनी तरफ से सारी की सारी जितनी रिसर्च कर सकता था मैंने कर ली, लेकिन अब मैं और भी जानना चाहता हूं आपसे यहाँ की प्लेस के बारे में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी ये समरी खत्म होती है। तो इस समरी में हमने क्या जाना, इस समरी में हमने देखा कि कैसे राजवीर और प्रांजोल की जर्नी को हमारे जो ऑथर है अरूप कुमार दत्ता, उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से दिखाया और हमें एक ओवरव्यू दिखाया कि असम में जो हमारी टी है, असम की जो हमारी टी है, जो कि टी बहुत फेमस है असम में, उसको किस तरीके से एक उन्होंने स्टोरी के रूप में, दो यंग स्टूडेंट्स की स्टोरी के रूप में उसको हमारे सामने जो है रखा या प्रस्तुत किया। ठीक है, तो यहां पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है जो कि जिसका नाम था ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। मेरे पास काफी सारी एक बच्चों ने मुझसे एक सिफारिश की थी कि सर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया मुझे नहीं समझ में आ रहा, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया मुझे नहीं आ रहा। तो मैंने अपनी खुद से समरी बना के, एक शॉर्ट में प्रिसाइज समरी बता के आपके सामने रखी। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी और आपको मजा आया होगा। तो आई होप आप आगे के वीडियोस के लिए भी रेडी होंगे। बेटा एक चीज बता दूं, अभी मुश्किल से महीना भर है, उसमें आप मेहनत कर लीजिए, जी जान लगा दीजिए, अपना 150% दे दीजिए। आखिरी के 10 दिन ही है बस आपके पास, 7 दिन बाद, 7 डेज बाद टू बी प्रिसाइज, आपका नेक्स्ट सैटरडे को ही एग्जाम है। तो आप लोग इन 7 to 8 डेज जो भी आपके बचे हैं इंग्लिश के एग्जाम के लिए, उसमें आप इंग्लिश में आप लग जाइए। अगर किसी को समरी किसी चैप्टर के नहीं आती तो वो मेरी चैप्टर से, इन समरीज से हेल्प ले सकता है। मैंने इसको प्रिसाइज, मोस्ट प्रिसाइज वे में इसको मैंने रखा है, और जिसको रिवीजन भी करना है ना, वो इस समरीज से रिवीजन कर सकता है। इसके बाहर से क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस भी लेके आऊं चैप्टर वाइज, और लेकिन हाँ, उसके लिए मुझे आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। और आपका प्यार और सपोर्ट मेरे लिए क्या है, आपका एक लाइक, एक सब्सक्रिप्शन और एक शेयर।
जितने ज्यादा लोगों से आप शेयर कर सकते हो ना, उतना ज्यादा शेयर करो, अपने स्टेटस पे लगाओ, हर जगह लगाओ, ताकि बच्चों का फायदा हो यार। जितने बच्चों का फायदा करवाओगे उतना ही अच्छा है। मैं अब आपसे यहाँ पे विदा लेता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए स्टडी हार्ड, अच्छे से पढ़ाई करिए और अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। थैंक यू।